दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरविंद है तीसरे स्तंभ का वारिस। चाहे सजा ही मिले, लेकिन तुम्हें तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा आकर्ष। मैं मुख्य विभाग के न्याय समूह में शिकायत दर्ज करवाऊंगा और किसी और एल्डर से इस पूरे मामले की जांच करवाऊंगा। फिर देखता हूं तुम कैसे बचते हो। अजिताभ ने गुस्से से भरी आवाज में आकर्ष से कहा और फिर वहां से रवाना हो गया। आकर्ष ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह अरविंद के साथ चुपचाप उसके घर में चला गया। तुमने आखिर एल्डर आस्तिक और एल्डर विभीषण से ऐसा क्या कहा कि उन्होंने तुम्हारी सजा इतनी कम कर दी? अपने घर में आने के बाद अरविंद ने आकर्ष से पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस उन्हें सिर्फ यह बताया कि मेरे पास आसमानी रंग का चक्रमूल है। आकर्ष ने जवाब दिया। आसमानी रंग का चक्रमूल? पर तुम्हारा चक्रमूल तो पीले रंग का नहीं था। अरविंद ने आश्चर्य व उलझन से भरे स्वर में पूछा। यह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए तो मुझे तुमसे एक बात करनी है। आकर्ष ने बात बदलने की कोशिश की, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही अरविंद ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। असल में मुझे भी तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी थी। मैं अग्नि गुरुकुल से जाने का सोच रहा हूं। क्या जाना जरूरी है? आकर्ष ने पूछा। बहुत ज्यादा जरूरी है, अरविंद ने जवाब दिया। ठीक है, तो फिर अभी गुरुकुल से रवाना हो जाओ। आज के झगड़े के बाद अजिताभ का ध्यान कुछ समय के लिए मुख्य विभाग के न्याय समूह पर रहेगा। कुशाग्र भी इसमें उसका साथ देगा। तो यह समय तुम्हारे जाने के लिए सबसे सही रहेगा, आकर्ष ने कहा। उसने यह नहीं पूछा कि अरविंद कहाँ जाने वाला है, क्योंकि उसे पता था कि अरविंद जब तक जरूरी ना हो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। दोनों ने रात होने का इंतजार किया। जब रात के अंधेरे में पहरा कुछ कम हुआ, तब आकर्ष और अरविंद दोनों अपने घर से बाहर निकले और गुरुकुल की सीमा पर आ गए। आकर्ष ने यहां से बाहर अपना कदम नहीं रखा, बस अरविंद को आगे जाने दिया, लेकिन उसको भी सचेत रहने की सलाह दी। कुछ ही देर में अरविंद उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया, जिसके बाद आकर्ष वापस अपने विभाग के लिए रवाना हो गया। अभी के समय आकर्ष की मंजिल थी योग दीप्त मंडल के तीसरे स्तर में पहुंचना। उसके बाद उसे योग दीप्त मंडल के चरम पर भी पहुंचना था। सिर्फ तभी ही वह प्रज्ञा मंडल में प्रवेश कर सकता था। इधर गुरुकुल से बाहर निकलने के बाद अरविंद अपने ही ख्यालों में खो चुका था। असल में वह एक जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इन सब की शुरुआत तब हुई थी जब वह निन्नतल में था। लगभग 30 साल पहले जब वह अंबर महल से बाहर साधना करने के लिए गया था, उस दौरान उसे एक योद्धा का वारिस बनने का मौका मिला था। इस बारे में अरविंद ने अपने पिता तक को नहीं बताया था, क्योंकि उस योद्धा ने साफ मना किया था कि जब तक जरूरी ना हो इस बारे में किसी और के साथ जानकारी साझा ना करें। वह योद्धा उच्चतल से आया था। अगर उसे पूर्ण रूप से वारिस बनना था तो उसे भी उच्चतल में जाकर उस योद्धा के स्थान को ढूंढने की जरूरत थी। अरविंद को यह तो पता नहीं था कि वह योद्धा उच्चतल के किस भाग से आया था, लेकिन उसे यह जानकारी थी कि वह कहां से संबंध रखता था। वह योद्धा सप्तगिरी समुदाय नामक एक समुदाय के तीसरे स्तंभ का वारिस था। किसी कारण से वह तो उस पद को पूर्ण रूप से हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन खत्म होने से पहले उसने उससे संबंधित सारी जानकारी एक जगह पर छुपा दी थी और आगे चलकर अरविंद को वह सारी जानकारी मिली। यह सब कुछ उसी जानकारी में लिखा हुआ था,
इसलिए खुद अरविंद भी नहीं जानता था कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन फिर भी वह एक बार कोशिश करना चाहता था। क्या पता उसकी किस्मत उसका साथ दे और सच में कोई सप्तगिरी समुदाय नाम का समुदाय मिल जाए। उच्चतल के उत्तरी भाग में बर्फ से ढका हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। इस क्षेत्र में अधिकांश समय बर्फ ही जमा रहती थी। आज यहाँ पर बर्फीली वर्षा हो रही थी। एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी यहाँ के एक बर्फीले पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा हुआ था। उसके पैर जमीन पर नहीं थे बल्कि हवा में थे। इतनी तेज बर्फीली वर्षा हो रही थी, लेकिन उसके शरीर पर बर्फ का एक भी टुकड़ा नहीं गिर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों तरफ एक अदृश्य कवच था। इस समय उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की नजर आसमान की तरफ थी। आसमान पूरा बर्फ से घिरा हुआ था, जिस कारण कोई भी ऊपर की तरफ स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। लेकिन वो बुजुर्ग अवस्था का आदमी बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऊपर देख पा रहा था। दूर अंतरिक्ष में मौजूद सितारे उसकी आंखों में चमक रहे थे। गुप्त स्तंभ के वारिस के सितारे फिर से बदल रहे हैं। इस बार रफ्तार काफी तेज है। लगता है उसकी ताकत काफी तेजी से बढ़ रही है। क्या कोई और भी है जो उसके सितारों को देख रहा है और उनकी चाल बदलने की कोशिश कर रहा है? उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने अपने आप से पूछा। अपनी तरफ से उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी को देख नहीं पाया। अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे बाहरी वातावरण से वह बिल्कुल अलग हो चुका है। चलो अच्छा ही है। कम से कम फिलहाल के लिए वह सुरक्षित तो है। दिए गए समय के अनुसार तीसरे स्तंभ का वारिस भी कुछ ही समय में सभी के सामने आ जाएगा। इतने सालों बाद एक साथ सारे वारिस लौटकर आ रहे हैं। क्या हमारा सप्तगिरी समुदाय फिर से अस्तित्व में आने वाला है? बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने अपने आप से सवाल किया। सप्तगिरी समुदाय इतनी आसानी से अस्तित्व में नहीं आएगा। इतने सालों से हमारे लिए यह बस एक सपना है। अगर इसे अस्तित्व में आना होता तो कब का आ चुका होता। झूठी उम्मीद मत दीजिए। ठीक इसी समय पर एक महिला की आवाज उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को सुनाई दी। अगले ही क्षण वह महिला उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के पास प्रकट हुई। दिखने में वह बला की खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि अगर एक बार कोई भी उसे देख ले तो कभी भूल नहीं सकता था। सपनों को वास्तविकता में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। बस सही समय और सही फैसले का इंतजार करना पड़ता है। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने जवाब दिया। आपके साथ यह शब्दों का खेल खेलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपकी बातें समझ में ही नहीं आती। वैसे पहले स्तंभ का वारिस तो मिल चुका है, दूसरे स्तंभ के वारिस की जरूरत नहीं है। चौथे स्तंभ का वारिस पहले से है। पांचवें स्तंभ का वारिस भी मिल चुका है। सातवें स्तंभ की वारिस भी है। बचे सिर्फ तीसरे और छठे स्तंभ के वारिस। इन दोनों में से भी तीसरे स्तंभ का वारिस मिल चुका है, जो कुछ समय बाद यहां पर आ जाएगा। अब सिर्फ छठे स्तंभ का वारिस बचा है। उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? उस महिला ने बुजुर्ग अवस्था के आदमी से पूछा। उसकी खोज तो काफी समय पहले ही शुरू हो गई थी। वारिस की युद्ध कलाएं मेरे पास है, लेकिन उसको ढूंढने का काम मैंने विकर्ण को दिया है। वह यहां पर आता ही होगा। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने जवाब दिया। विकर्ण को? उस आधे पुरुष और आधी महिला को आपने यह काम दे दिया। विकर्ण नाम सुनकर उस महिला का चेहरा हीन भावना से भर गया। क्यों, तुम्हें कोई आपत्ति है? ठीक इसी समय पर एक और महिला की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर तो पहले वाली महिला का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। उसने कर्कश आवाज में कहा,
अपनी आवाज बदलकर बातें करना बंद करो। जो काम दिया था उसके बारे में बताओ, उसका क्या हुआ? मैंने वारिस को ढूंढ लिया है। वह अभी सभा कक्ष में है। सामने से इस बार एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद एक पुरुष उन दोनों के सामने प्रकट हुआ। अगर इस समय आकर्ष के पिता अनुराग यहाँ पर होते तो वह इन तीनों में से दो लोगों को पहचान लेते। जो व्यक्ति बुजुर्ग अवस्था का था वह कोई और नहीं बल्कि महागुरु थे, और जो व्यक्ति पुरुष और महिला दोनों की आवाज में बात कर रहा था वह था विकर्ण, उनका अंगरक्षक। जिस समय पर पहाड़ी की चोटी पर यह सब बातें हो रही थी, उसी समय पर सभा कक्ष के भीतर एक महिला किसी का इंतजार कर रही थी। यह महिला कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। वह छठे स्तंभ द्वैत स्तंभ के वारिस का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद दो लोगों ने सभा कक्ष में प्रवेश किया। दोनों जुड़वा थे। तुम दोनों यहाँ? उन दोनों को देखकर मीरा ने चौंकते हुए पूछा। मीरा, आप यहाँ? सामने से दोनों जुड़वा भाइयों का भी आश्चर्य से भरा सवाल सुनाई दिया। वह दोनों भी मीरा को वहां पर देखकर हैरान थे। यह दोनों जुड़वा भाई कोई और नहीं बल्कि अरुण और वरुण थे। मैं तो यहाँ पर तुम दोनों के आने से पहले से हूँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर कैसे? मीरा ने पहले उन दोनों के सवाल का जवाब दिया और फिर अपना सवाल पूछा। हम नील महल में थे। आकर्ष हमें वहां पर लेकर गया था, लेकिन बाद में वहां पर हमारी मुलाकात वरिष्ठ विकर्ण से हुई। उन्होंने हमें बताया कि हम छठे स्तंभ के वारिस बन सकते हैं, इसलिए हम उनके साथ निम्नतल से यहाँ पर उच्चतल में आ गए। अरुण ने जवाब दिया। जिस समय पर उन तीनों के मध्य यह सब बातें हो रही थी, वही पहाड़ी की चोटी पर इस समय महागुरु और वह महिला सप्तगिरी समुदाय के अगले कदम को लेकर कुछ चर्चा कर रहे थे। 7 में से 6 वारिस आ चुके हैं, 4 तो यहीं पर है। तुम जाओ और तीसरे स्तंभ के वारिस को लेकर आओ। तब तक मैं निम्नतल में जाकर 5वें स्तंभ की वारिस को लेकर आता हूं। जब सभी 6 वारिस यहाँ पर आ जाएंगे तो हम सप्तगिरी तंत्रजाल को सक्रिय करेंगे ताकि सभी वारिसों की ताकत बढ़ा सके, महागुरु ने कहा। और पहले वारिस का क्या? उस महिला ने पूछा। गुप्त स्तंभ के वारिस को इस प्रकार के तंत्रजाल की कोई जरूरत नहीं है। उसके सितारे बता रहे हैं कि अभी के समय उसकी ताकत वारिसों से ज्यादा पीछे नहीं है। अगर मुझे और विकर्ण को इनमें से हटा दे तो वह अकेला ही इन सबको खत्म करने के लिए पर्याप्त है। ऊपर से उसका रास्ता थोड़ा अलग है। वह हमसे जितना दूर रहे उसकी ताकत इतनी ज्यादा जल्दी बढ़ेगी, महागुरु ने जवाब दिया। लेकिन अगर वह यहाँ पर नहीं आया तो भी हम तंत्रजाल को शुरू नहीं कर सकते। आपकी अब उम्र हो चुकी है, आप तंत्रजाल के भीतर नहीं जा सकते। इससे आगे भविष्य में जो अगला वारिस बनेगा उसका नुकसान नहीं होगा। यह तंत्रजाल सिर्फ एक ही बार सक्रिय किया जा सकता है। इसलिए मेरी सलाह तो यह है कि आपको भी अपना वारिस ढूंढ लेना चाहिए, महिला ने महागुरु से कहा। मेरा वारिस? उसे तो मैं बहुत पहले ही ढूंढ चुका हूं, बस वह मेरे साथ नहीं है। लेकिन सही समय आने पर वह यहाँ पर आ जाएगी। तब तक के लिए बाकी के सभी वारिसों को सुरक्षित रखना होगा, महागुरु ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। असल में अभी के समय का सप्तगिरी समुदाय एक पहाड़ के नीचे बना हुआ था। यह पहाड़ बर्फ से ढका हुआ था। पूरा महल भूमिगत था, जिस कारण से दूर से देखने से कोई भी बता नहीं सकता था कि सप्तगिरी समुदाय का वास्तविक ठिकाना यहाँ पर है। अगर जमीन पर ठिकाना होता तो तीनों गुरुकुलों को कब का इसके बारे में पता चल चुका होता। फिर शायद सप्तगिरी समुदाय का अस्तित्व में रहना भी संभव नहीं होता।
इस समय पर आकर्ष को इन सब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि अभी के समय सप्तगिरी समुदाय में जितने भी नए वारिस आए हैं उनमें से अधिकांश तो उसी के साथी हैं। अरविंद उसका दोस्त था, विकर्ण उसके पिता का अंगरक्षक था, अन्वी उसकी प्रेमिका थी, मीरा उसकी बहन थी, अरुण और वरुण उसके अच्छे दोस्त थे। सिर्फ दूसरे स्तंभ की वारिस ही ऐसी थी जिसकी पहचान उजागर नहीं हुई थी। इस समय पर आकर्ष वापस अपने विभाग में लौट चुका था और शक्ति स्तंभ की चौथी मंजिल पर आकर साधना करने बैठ गया था। समय धीरे धीरे करके गुजरने लगा। लगभग 5 महीने बाद आखिरकार आकर्ष के ऊर्जा स्तर में वृद्धि हो गई और उसने सफलतापूर्वक योग दीप्त मंडल के तीसरे स्तर में प्रवेश कर लिया। चौथी मंजिल पर बिताए गए 5 महीने बाहर की दुनिया में लगभग 15 दिन के बराबर थे। इतना समय तो योद्धा अपनी ऊर्जा को स्थिर करने में लगा देता था, जबकि आकर्ष एक स्तर की वृद्धि कर चुका था। इतना पर्याप्त नहीं है। अजिताभ अब और भी ज्यादा बड़ी चालें चलेगा। मुझे कम से कम योग दीप्त मंडल के चरम पर तो पहुंचना होगा, आकर्ष ने अपने आप से कहा। योग दीप्त मंडल से लेकर शैल मंडल तक योद्धाओं को तीसरे स्तर के बाद उस मंडल के चरम में भी प्रवेश करना पड़ता था, क्योंकि यहां से एक मंडल की दीवार को तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता था। ज्यादातर योद्धा यही रास्ता चुनते थे, क्योंकि जो तीसरे स्तर के बाद सीधे अगले मंडल के पहले स्तर में प्रवेश करने की कोशिश करते थे, उनकी ऊर्जा में बड़ा विस्फोट होता था, जिस कारण उनका मरना निश्चित होता था। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इसका कोई इलाज भी नहीं था। जो जिंदा बच जाते थे वह भी मरे हुए से कम नहीं होते थे, क्योंकि वे कभी होश में ही नहीं आते थे। इन्हीं सब के बारे में सोचते हुए आकर्ष ने फिर से अपनी आंखें बंद की और साधना करने बैठ गया। समय एक बार फिर तेजी से गुजरने लगा। आकर्ष ने दोबारा अपनी आंखें तब खोली जब 15 महीनों का समय बीत गया। इन 15 महीनों की साधना के बाद उसका ऊर्जा स्तर सफलतापूर्वक योग दीप्त मंडल के चरम पर पहुंच चुका था। अगले मंडल में प्रवेश करने से अब वह सिर्फ आधा कदम ही दूर था। लेकिन यहाँ पर उसने अपनी साधना को कुछ समय के लिए विराम दिया। अपने ऊर्जा स्तर में तो वह वृद्धि कर चुका था, अब बारी थी उसकी सारी युद्ध कलाओं और दिव्य योग्यताओं का अभ्यास करने की। साधना के साथ साथ लड़ने के तरीके में परिवर्तन लाना भी जरूरी था, वरना यह साधना कोई भी काम नहीं आने वाली थी। चौथी मंजिल पर बिताए गए 15 महीने बाहर की दुनिया में लगभग 1.5 महीने के बराबर थे। कुल मिलाकर बाहर की दुनिया में अब तक 2 महीने बीत चुके थे। सिर्फ 1 महीने का समय बच गया था। इसके बाद आकर्ष को पहली खदान में भेजा जाने वाला था। बाहर का यह 1 महीना चौथी मंजिल पर 10 महीनों के बराबर था। इसलिए आकर्ष ने फैसला किया कि अब वह अपने कवच श्रेणी की दिव्य योग्यता पर काम करेगा। उसे विश्वास था कि 10 महीनों में ज्यादा नहीं तो उस दिव्य योग्यता पर उसकी पकड़ थोड़ी तो मजबूत होगी। जहां आकर्ष अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ अजिताभ गुस्से से पागल हो चुका था। कुछ ही दिन पहले उसने मुख्य विभाग के न्याय समूह के पास शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन वहां से उसे जो जवाब मिला उसे सुनकर तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि आकर्ष के पास आसमानी रंग का चक्रमूल है। अजिताभ को समझ में यह नहीं आ रहा था कि आकर्ष के चक्रमूल का रंग बदल कैसे गया। उसने खुद देखा था कि आकर्ष के पास सिर्फ पीले रंग का चक्रमूल था। चक्रमूल को बदलना किसी भी योद्धा के लिए संभव नहीं था। तो ऐसे में सिर्फ एक ही संभावना बच रही थी कि आकर्ष ने किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल करके अपने चक्रमूल के वास्तविक रंग को छुपाया था। लेकिन इस पर विश्वास कर पाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि अजिताभ ने आज से पहले ऐसी किसी भी तकनीक के बारे में नहीं सुना था जो एक योद्धा के चक्रमूल के रंग को छुपा सकती थी।
जिताब को ऐसा भी लगने लगा कि कहीं एल्डर विभीषण और आस्तिक ने तो मिलकर आकर्ष को बचाने की कोशिश नहीं की है। उसने इसको लेकर भी मुख्य विभाग के न्याय समूह के एक एल्डर से बात की, लेकिन एल्डर ने कर्कश आवाज में जवाब देते हुए कहा कि अगर उसे लगता है कि एल्डर विभीषण और एल्डर आस्तिक दोनों ने मिलकर झूठी जांच जमा करवाई है, तो अजिताभ उन दोनों की शिकायत दर्ज करवा सकता है। न्याय समूह एक दूसरे एल्डर को भेजकर इस पूरे मामले की जांच करेगा और पता लगाएगा कि क्या आकर्ष के पास सच में आसमानी रंग का चक्र मूल है या नहीं। अगर दोनों ने झूठी जांच जमा करवाई होगी तो दोनों को इसके लिए सजा मिलेगी, लेकिन अगर दोनों की जांच सही हुई और वाकई आकर्ष के पास आसमानी रंग का चक्र मूल हुआ तो अजिताभ को झूठा आरोप लगाने के लिए सजा मिलने वाली थी। साथ में उसको इस बात का भी दोष दिया जाने वाला था कि उसने न्याय समूह के फैसले पर सवाल उठाया। अजिताभ ने जब यह सुना तो वह थोड़ी देर के लिए डर गया, क्योंकि न्याय समूह के ऊपर सवाल उठाने के लिए बहुत ही कड़ी सजा मिलती थी। मास्टर, अजिताभ इन सब के बारे में सोचकर गुस्से से उबल रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसके शिष्य गिरीश की थी। गिरीश उसका पहला शिष्य था और वह दोनों भाई जिनको आकर्ष ने खत्म किया था, सुधीर और अनिल, दोनों ही इस गिरीश के शिष्य थे। तुम यहाँ? अपने शिष्य को वहां पर देख अजिताभ ने पूछा। मैंने सुना कि आप मुख्य विभाग के न्याय समूह के कार्यालय में गए थे। क्या कहा उन्होंने? गिरीश ने पूछा। उन्होंने कहा कि आकर्ष के पास आसमानी रंग का चक्र मूल है। अजिताभ ने जवाब दिया। आसमानी रंग का चक्र मूल? यह कब हुआ? जहां तक मुझे याद है तो इस आकर्ष के चक्र के का जब निरीक्षण किया जा रहा था तो आप भी वहीं पर थे। आपने तो देखा होगा कि उसके चक्र मूल का रंग कैसा था? गिरीश ने पूछा। मैंने देखा था। उस समय उसके चक्र मूल का रंग पीला था। अजिताभ ने जवाब दिया। अगर उसके चक्र मूल का रंग पीला था तो अब आसमानी कैसे हो गया? इसका मतलब तो यह हुआ कि एल्डर विभीषण ने झूठी जांच जमा करवाई है। आपने शिकायत क्यों नहीं की? गिरीश ने पूछा। क्योंकि अगर जांच सही पाई गई तो हमें सजा मिल सकती है। अजिताभ ने जवाब दिया। जांच सही कैसे होगी? आपने अभी तो कहा कि उसके चक्र मूल का रंग पीला था। क्या आपको अपनी खुद की आंखों पर भी विश्वास नहीं है? गिरीश ने पूछा। मामला बहुत पेचीदा है गिरीश। सबसे पहले तो उस आकर्ष के पास अपने वास्तविक ऊर्जा स्तर को छुपाने की एक तकनीक है, जिस कारण से कोई भी नहीं बता सकता कि उसका वास्तविक ऊर्जा स्तर किस मंडल में है। ऊपर से वरिष्ठ विभीषण ने भी कभी किसी का पक्ष नहीं लिया है। हमारे पूरे विभाग में अगर कोई सबसे ज्यादा निष्पक्ष है तो वह वही है। मैंने उन दोनों की पहचान की भी पूरी जांच की है। मुझे उन दोनों से जुड़ा ऐसा कोई भी आधार नहीं मिला है जिसके बल पर मैं यह कह सकूं कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते होंगे या दोनों एक दूसरे का पक्ष ले रहे हैं। और इसमें एक और समस्या भी है। अगर वो अपने ऊर्जा स्तर को सभी से छुपा सकता है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास अपने चक्र मूल के रंग को छुपाने की भी कोई तकनीक हो। अजिताभ ने परेशान होते हुए कहा। लेकिन यह संभव ही नहीं है। चक्र मूल को कोई छुपा नहीं सकता। अगर छुपाना भी चाहे तो उसके ऊर्जा स्तर का कम से कम शैल मंडल में होना जरूरी है। लेकिन आकर्ष उस मंडल का योद्धा नहीं है। यही इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि एल्डर विभीषण आकर्ष का पक्ष ले रहे हैं। मैं जाकर खुद शिकायत दर्ज करवाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा, गिरीश ने गंभीर स्वर में कहा और फिर वहां से रवाना हो गया।
यह देखकर अजिताभ के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई। उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कुछ समय से वह कुछ ज्यादा ही डरपोक बन गया था। उससे ज्यादा बहादुर और साहसी तो उसका शिष्य गिरीश था, जो हल्का सा शक होने पर भी शिकायत दर्ज करने के लिए चला गया। आकर्ष को इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं थी कि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की तैयारी चल रही है। वह तो अपने विभाग की कवच श्रेणी की दिव्य योग्यता का अभ्यास कर रहा था। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसमें कोई खास वृद्धि देखने को नहीं मिली थी। यह दिव्य योग्यता काफी मुश्किल थी। आज तक सिर्फ 10 योद्धा ऐसे थे जो इस दिव्य योग्यता को सीखकर इसमें महारत हासिल कर पाए थे। कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसका अभ्यास करूंगा। देखता हूं कब तक यह मेरी पकड़ से बाहर रह पाती है। आकर्ष ने दृढ़ता से भरे स्वर में कहा। आकर्ष, बाहर आओ। मैं कच्छप विभाग का 2य श्रेणी का एल्डर प्रखर हूं। मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है। ठीक इसी समय पर आकर्ष को एक आवाज सुनाई पड़ी। यह आवाज उसके घर के बाहर से आई थी। 2य श्रेणी का एल्डर प्रखर। पहले तो आकर्ष को याद नहीं आया कि प्रखर कौन है। उसने तो अभी तक अजिताभ, योगेश और विभीषण, इन 3 ही एल्डरों का नाम सुना था। पता करने के लिए वह अपने शक्ति स्तंभ से बाहर आया और अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर देखा। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि यहाँ पर कोई उसे कुछ कर सकता है। लेकिन हाँ, इस बात को लेकर उसके मन में जिज्ञासा जरूर थी कि यह एल्डर प्रखर उससे किस बारे में बात करने आया है। आकर्ष और एल्डर विभीषण की योजना। आकर्ष जब अपने घर से बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर 2 लोग खड़े थे। इनमें से एक को तो आकर्ष जानता था। यह था सिद्धांत, जिसके साथ उसने कुछ ही समय पहले मुकाबला किया था। सिद्धांत को हराकर उसने उसके घर पर नियंत्रण किया था। दूसरा व्यक्ति एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी था। उसी ने आकर्ष को आवाज लगाई थी। उसके पहनावे को देखकर आकर्ष को अंदाजा लग गया कि वही 2य श्रेणी का एल्डर प्रखर है। कहिए एल्डर प्रखर, आपको क्या जरूरी बात करनी है? आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में पूछा। मेरे साथ चलो, एल्डर प्रखर ने आकर्ष से कहा। अब मैं चलता हूं मास्टर। इससे पहले कि आकर्ष कुछ कहता, सिद्धांत ने एल्डर प्रखर से कहा और वहां से रवाना हो गया। सिद्धांत एल्डर प्रखर का शिष्य है। यह जानकर आकर्ष को थोड़ा आश्चर्य हुआ। साथ में उसके मन में एल्डर प्रखर के प्रति संदेह भावना भी उत्पन्न होने लगी। एल्डर प्रखर, पहले मुझे जानना है कि आप मुझे कहां ले जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा। इतना समय गुरुकुल में गुजारने के बाद इतनी समझ तो मुझ में भी आ चुकी है कि किसके साथ जाना चाहिए और किसके साथ नहीं। क्या पता आप भी अपने शिष्य का बदला लेने के लिए मुझे यहां से दूर ले जा रहे हो। आकर्ष ने एल्डर प्रखर की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर पहले तो एल्डर प्रखर के चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव आ गया, पर फिर वह हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए ही कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए ऐसी कोई चाल चलूंगा? जो अजिताभ के जैसे गिरे हुए होते हैं वह ऐसी हरकत करते हैं। मुझे यह सब करने की क्या जरूरत? रही बात अपने शिष्य का बदला लेने की, तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसने भी किसी को पीट कर ही उस घर पर कब्जा किया था। तुमने उसे पीटा, हिसाब बराबर हो गया। उल्टा तुमने तो उसे सबक सिखाकर अच्छा ही किया है। जब से उसे पता चला है कि तुम शिष्यों को मारने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, तब से वह थोड़ा सुधर भी गया है और बेवजह की मुसीबत खड़ी नहीं कर रहा है। तो फिर आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? आकर्ष ने पूछा।
मुख्य विभाग के एल्डर तुमसे मिलना चाहते हैं। अब वह तुम्हें क्यों बुला रहे हैं इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, जब उन्होंने मुझे बुलाया था तब वहां पर गिरीश भी मौजूद था। एल्डर प्रखर ने जवाब दिया। गिरीश? यह कौन है? आकर्ष ने उलझन भरे स्वर में पूछा। तुम्हें सच में गिरीश के बारे में नहीं पता? जिस सुधीर और अनिल को तुमने खत्म किया था वह उनका मास्टर है, और जिस अजिताभ से तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं बनती, गिरीश उसका शिष्य है। एल्डर प्रखर ने जवाब दिया। अब जाकर आकर्ष को पूरा मामला समझ में आने लगा। उसे यह भी समझ में आने लगा कि आखिर उसे मुख्य विभाग में क्यों बुलाया जा रहा है। पूरी संभावना थी कि गिरीश ने शिकायत दर्ज करवाई होगी और उसी की जांच पड़ताल के लिए उसे बुलाया जा रहा था। एल्डर प्रखर के साथ आकर्ष अब सीधा कच्छप विभाग के न्याय समूह के कार्यालय के लिए रवाना हो गया। जब वह न्याय समूह के कार्यालय में पहुंचा तो उसने पाया कि वहां पर पहले से ही 3 लोग खड़े थे। एक तो थे एल्डर विभीषण और दूसरा था गिरीश, जिसके बारे में एल्डर प्रखर ने उसे जानकारी दी थी। इनके अलावा वहां पर एक और बुजुर्ग अवस्था का आदमी भी खड़ा था जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आकर्ष के अनुमान के मुताबिक वो मुख्य विभाग के न्याय समूह से आए हुए एल्डर हो सकते थे। यहाँ मुझे क्यों बुलाया गया है एल्डर विभीषण? आकर्ष ने वहां पर आने के बाद एल्डर विभीषण से सवाल किया। गिरीश ने शिकायत दर्ज करवाई है कि मैंने पक्षपात किया है। इनका कहना है कि तुम्हारे पास पीले रंग का चक्रमूल है, लेकिन मैंने अपनी जांच में यह बताया है कि तुम्हारे पास आसमानी रंग का चक्रमूल है। आरोप मुझ पर भी लगाया गया, इसलिए मुझे भी तुम्हारी तरह यहाँ पर आना पड़ा। एल्डर विभीषण ने कर्कश निगाहों से एक बार गिरीश की तरफ देखा और फिर वापस आकर्ष की तरफ देखते हुए जवाब दिया। आकर्ष, इनसे मिलो। यह मुख्य विभाग के न्याय समूह के एल्डर प्रथमेश है। एल्डर प्रखर ने आकर्ष का परिचय उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी से करवाया। प्रणाम एल्डर प्रथमेश। उनका परिचय सुनकर आकर्ष एक कदम आगे बढ़ा और उसने एल्डर प्रथमेश को प्रणाम किया। उसका प्रणाम सुनकर एल्डर प्रथमेश ने अपनी आंखें खोली और ध्यान से आकर्ष को देखने लगे। देखो आकर्ष, समय बर्बाद करना मेरी आदत नहीं है, तो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। मुख्य विभाग के पास एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, इसलिए इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए मुझे यहां पर आना पड़ा। चक्रमूलमणि के साथ सबसे पहले मैं तुम्हारे चक्रमूल के रंग का निरीक्षण करूंगा और उसके बाद अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ तुम्हारे आत्ममंडल में झांककर तुम्हारे चक्रमूल को देखूंगा। चिंता मत करो, इस दौरान तुम्हारे आत्ममंडल के किसी भी भाग को मैं स्पर्श नहीं करूंगा। अगर तुम्हें इससे कोई आपत्ति है तो बता सकते हो, एल्डर प्रथमेश ने कहा। आखिर में उन्होंने आकर्ष से उसकी राय भी पूछी। इस समय पर गिरीश काफी ज्यादा खुश था। उसे तो यही लग रहा था कि आकर्ष की चोरी पकड़ी जाएगी और उसके बाद आकर्ष को कड़ी सजा मिलेगी। पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट तब गायब हो गई जब उसने आकर्ष का जवाब सुना। मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है एल्डर प्रथमेश। आपको जो प्रक्रिया करनी है आप करें, मैं आपका उसमें पूरा सहयोग करूंगा। आकर्ष के इस जवाब को सुनकर एल्डर प्रथमेश के चेहरे पर एक दुर्लभ सी मुस्कान उभर आई। आकर्ष को लेकर उनके मन में एक अच्छी छवि बन गई थी। उन्हें वह लोग ज्यादा पसंद थे जो नियमों के अनुसार काम करते थे। अभी तक तो उन्हें लग रहा था कि आकर्ष कोई आपत्ति जताएगा, इसलिए उन्होंने आखिर में राय भी पूछी थी। पर यह उनके लिए भी थोड़ा अप्रत्याशित था कि आकर्ष इतनी आसानी से उनकी बात मान गया था। इससे उनको एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि आकर्ष काफी मिलनसार व्यक्ति है।
बस जिस तरह से उससे बात की जाती है वह बस उसी लहजे में वापस जवाब देता है, और कई बार सामने वाले को यह जवाब पसंद नहीं आता। जैसे कि अजिताभ था। ज्यादा देरी न करते हुए अब उन्होंने अपनी जादुई अंगूठी में से एक चक्र मूलमणि निकाला और आकर्ष की तरफ कर दिया। इसके साथ अब परीक्षण शुरू हुआ। इस समय गिरीश के साथ साथ एल्डर प्रखर भी बड़े ध्यान से उस चक्र मूलमणि की तरफ देख रहे थे। उन्हें भी जानना था कि आकर्ष के पास किस रंग का चक्रमूल है। लगभग 10 सेकंड बाद एक हल्के आसमानी रंग की रोशनी उन सभी को नजर आने लगी। यह नहीं हो सकता। जरूर इस चक्र मूलमणि के साथ कुछ गड़बड़ है। मेरे पास भी एक चक्र मूलमणि है। तुम इसके साथ फिर से कोशिश करो, गिरीश ने हल्के गुस्से से भरे स्वर में कहा और अपनी जादुई अंगूठी में से एक और चक्र मूलमणि निकालकर आकर्ष की तरफ कर दिया। अब वैसे तो प्रयोग समाप्त हो चुका था, लेकिन क्योंकि गिरीश को अभी भी शक था तो आकर्ष ने भी कोई सवाल नहीं उठाया और उस चक्र मूलमणि के साथ अपना चक्र मूल प्रदर्शित कर दिया। एक बार फिर हल्के आसमानी रंग की रोशनी सभी की आंखों के सामने नजर आने लगी। नहीं, यह सब दिखावा है। इसका चक्र मूल पहले पीले रंग का था। जरूर इसने कोई छलावा रचा है। गिरीश अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि आकर्ष के पास आसमानी रंग का चक्रमूल है। खुद उसके मास्टर ने पहले आकर्ष का परीक्षण करवाया था, वह भी 2 बार, और दोनों बार पीले रंग का चक्रमूल दिखा था। इसका चक्रमूल किस रंग का है उसका अभी पता चल जाएगा। आकर्ष, अब मैं तुम्हारे आत्ममंडल में झांकने वाला हूं। अगर किसी भी क्षण पर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे आत्ममंडल पर दबाव पड़ रहा है तो उसी समय मुझे इशारा कर देना। मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस खींच लूंगा। एल्डर प्रथमेश ने आकर्ष की तरफ देखा और बड़े ही शांत स्वर में कहा, जी एल्डर प्रथमेश, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आप परीक्षण शुरू कर सकते हैं। आकर्ष ने भी वापस शांत स्वर में जवाब दिया। इस जवाब ने एल्डर प्रथमेश को तो खुश कर दिया था, लेकिन गिरीश के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। उसे डर लगने लगा था कि कहीं सच में तो आकर्ष के चक्रमूल का रंग आसमानी नहीं है। इधर एल्डर प्रथमेश ने आकर्ष के ललाट पर अपनी एक उंगली रखी और बहुत ही थोड़ी मात्रा में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उसके आत्ममंडल की तरफ भेजने लगे। आकर्ष के लिए यह पहली बार नहीं था जब कोई ऊर्जा उसके आत्मा मंडल में प्रवेश कर रही थी। हाँ, उसे थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन यह दर्द उसके पहले के अनुभवों के सामने कुछ भी नहीं था। लगभग 2 मिनट बाद एल्डर प्रथमेश ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस खींच ली। मैंने जांच कर ली है। आकर्ष का चक्रमूल वाकई आसमानी रंग का है। गिरीश, झूठा आरोप लगाने के लिए तुम्हें अभी बंदी बनाया जाता है। मेरे साथ मुख्य विभाग में चलो, वहां पर तुम्हारी सजा तय की जाएगी। एल्डर प्रथमेश ने गंभीर स्वर में कहा और फिर अपनी शक्तियों से गिरीश को पकड़कर वहां से ले जाने लगे। एल्डर प्रथमेश, मुझसे गलती हो गई। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। गिरीश ने मदद की गुहार लगाई, मगर एल्डर प्रथमेश पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे लेकर वहां से चले गए। उनके वहां से जाने के बाद एल्डर प्रखर भी वहां से रवाना हो गए। अब पीछे सिर्फ आकर्ष और एल्डर विभीषण बच गए थे। आकर्ष, तुम्हें याद है ना, तुम्हें कुछ दिनों के बाद पहली खदान में काम करने के लिए जाना है? एल्डर विभीषण ने पूछा। मुझे याद है एल्डर विभीषण, मैंने तो सारी तैयारियां भी कर ली है, आकर्ष ने जवाब दिया। बढ़िया। वैसे अब गिरीश की तरफ से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वह तुम्हें निशाना नहीं बना पाएगा।
एल्डर विभीषण ने कहा, क्या गिरीश को आरोप लगाने के लिए मृत्युदंड मिलेगा? आकर्ष ने पूछा। नहीं, अगर वह शैल मंडल का योद्धा नहीं होता तो उसे मृत्युदंड मिल जाता, लेकिन शैल मंडल का योद्धा होने के कारण वह गुरुकुल के लिए उपयोगी है। एल्डर विभीषण ने जवाब दिया। तो क्या आप नहीं चाहते कि गिरीश को मृत्युदंड मिले? आकर्ष ने पूछा। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? सच कहूं तो अगर गिरीश मर भी जाता है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गुरुकुल ऐसा कभी नहीं करेगा। एल्डर विभीषण ने जवाब दिया। अगर बाहर यह खबर फैल जाए कि किसी ने न्याय समूह के एक एल्डर के फैसले पर सवाल उठाया है और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, तो फिर क्या प्रतिक्रिया होगी? आकर्ष ने पूछा। अगर ऐसा हुआ तो गिरीश को मृत्युदंड मिल जाएगा। बाहर अगर यह खबर फैल जाती है तो सभी न्याय समूह का मजाक उड़ाएंगे। गुरुकुल ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। इसके लिए फिर अगर उन्हें गिरीश को मारना भी पड़ा तो वह लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक मिनट क्या तुम यह कहना चाहते हो कि गिरीश के खिलाफ बाहर खबर फैलाई जाए? एल्डर विभीषण ने पहले तो आकर्ष की बात का जवाब दिया, लेकिन फिर अचानक से जैसे उन्हें आकर्ष की मंशा समझ में आ गई हो, उन्होंने चौंकते हुए आकर्ष से सवाल किया। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, लेकिन मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने इस प्रकार की खबर फैलाई तो न्याय समूह मुझे सजा देगा, लेकिन अगर आप खबर फैलाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप न्याय समूह के हिस्सा है तो आपको वो लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। उल्टा सभी को यही लगेगा कि आपने यह खबर इसलिए फैलाई क्योंकि गिरीश ने आपके फैसले पर सवाल उठाकर सभी के सामने आपका अपमान किया। आकर्ष ने जवाब दिया। यह सुनकर एल्डर विभीषण कुछ पलों के लिए बिल्कुल चुप हो गए। वह ध्यान से आकर्ष को देखने लगे। पहले तो मुझे लगता था कि तुमने अजिताभ से दुश्मनी करके बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है, लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर खेल अजिताभ नहीं खेल रहा बल्कि तुम खेल रहे हो। खतरा मोल तुमने नहीं लिया बल्कि उसने ले लिया है। अजिताभ ऐसी चाल सपने में भी नहीं सोच सकता जहां पर कोई अपना ही किसी को खत्म कर दे। एल्डर विभीषण ने आश्चर्य से भरे स्वर में कहा। दिखावा मत कीजिए एल्डर विभीषण, सच्चाई आपको भी पता है और मुझे भी। मैंने खुद आपकी आंखों में अजिताभ के प्रति गुस्से का भाव देखा था। गिरीश ने जब आपके फैसले पर सवाल उठाया तब आपकी आंखों में कत्ल का भाव था। अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरी आंखों में भी ऐसा ही भाव होता, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन भर सही का साथ दे उस पर अगर गलत आरोप लगाया जाए तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। वैसे मैंने आपको सिर्फ सुझाव दिया है। आगे इस पर काम करना या ना करना पूर्ण रूप से आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि गिरीश ने जो कुछ किया था उसके लिए उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए तो आप इस पर काम कर सकते हैं। आकर्ष ने एल्डर विभीषण से कहा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बाहर किसी को इस बारे में मत बताना। अच्छा, एक और बात। कुछ दिन पहले मैं विभाग प्रमुख से मिलने गया था ताकि तुम्हारे बारे में उन्हें बता सकूं। मुझे विश्वास है कि अगर उन्हें इस बारे में पता चलता तो वह निश्चित रूप से तुम्हें अपना शिष्य बनाने की कोशिश करते, लेकिन उनके निवास स्थान के बाहर जाने के बाद मुझे पता चला कि वह भी साधना में हैं। उनके ऊर्जा स्तर में बहुत जल्द एक बहुत बड़ी वृद्धि हो सकती है, इसीलिए मैंने उनको परेशान नहीं किया। एल्डर विभीषण ने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा। एल्डर विभीषण, आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन सच कहूं तो मेरा इरादा विभाग प्रमुख का शिष्य बनने का नहीं है। मेरे पहले से ही मास्टर है और जहां से मैं आया हूं वहां पर सभी को एक नियम का पालन करना होता है कि किसी को भी मास्टर बनाने से पहले अपने पहले वाले मास्टर से अनुमति लेनी होगी। अगर पहले मास्टर आपत्ति जता देते हैं तो दूसरे मास्टर को स्वीकार नहीं कर सकते। आकर्ष ने एल्डर विभीषण से कहा, मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूं आकर्ष, लेकिन तुम्हें भी यह समझना चाहिए कि यहाँ विभाग में रहते हुए तुम ज्यादा सुरक्षित नहीं हो। अजिताभ कोई सामान्य इंसान नहीं है कि तुम उसको बार बार परेशान करोगे और वह ऐसे ही सहन करता रहेगा। तुम्हें उसके खतरनाक चेहरे का अंदाजा नहीं है। एल्डर विभीषण ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन आप ही बताओ कि सिर्फ सुरक्षा के लिए किसी का शिष्य बनना क्या यह सही है? इससे न सिर्फ मैं अपनी खुद की नजरों में गिर जाऊंगा बल्कि अपने नए मास्टर को भी अपमानित करवाऊंगा। आकर्ष ने कहा, सच्चाई तो यह थी कि वह अग्नि गुरुकुल के साथ ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहता था। उसे भी पता था कि दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। वो यहाँ पर वास्तविक शिष्य बनने के लिए नहीं आया था। वह तो यहाँ पर अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बचाने के लिए आया था। जब उसका लक्ष्य किसी और दिशा में जा रहा था तो वो स्वार्थी होकर अपने रास्ते से क्यों भटके? ठीक है, अब जब तुमने फैसला कर लिया है तो मैं इसको लेकर और कुछ नहीं कहूंगा। 1 महीने का समय है। अगर कोई तैयारी बाकी रह गई है तो पूरी कर लो। उसके बाद तुम्हें पहली खदान में भेज देंगे। एल्डर विभीषण ने कहा। इसके बाद वह वहां से गायब हो गए। आकर्ष भी वापस अपने कमरे में लौट आया और शक्ति स्तंभ की चौथी मंजिल पर जाकर अपनी दिव्य योग्यताओं का अभ्यास करने लगा। इस बार उसने विभाग की कवच श्रेणी की युद्ध कला को महत्व नहीं दिया। वह बहुत ज्यादा समय खर्च करवा रही थी और आकर्ष के पास इतना समय नहीं था। अभ्यास में ही 10 महीनों का समय गुजर गया। बाहर की दुनिया में अब तक 1 महीने का समय गुजरा था। समय पूरा होने के बाद आकर्ष शक्ति स्तंभ से बाहर निकला और बाहर की खबर लेने की कोशिश की। उसे पता चला कि गिरीश को खत्म कर दिया गया है। थोड़ी ही देर में एल्डर विभीषण भी उससे मिलने आ गए। क्या यह खबर सच है कि गिरीश को खत्म कर दिया गया है? आकर्ष ने एल्डर विभीषण से पूछा। बिल्कुल सच है। मुख्य विभाग के न्याय समूह को जब इस बारे में पता चला कि बाहर के लोगों को गिरीश के द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में पता चल गया है तो सभी का मुंह बंद करवाने के लिए उन्होंने गिरीश को खत्म कर दिया। अग्नि गुरुकुल अपने नियमों को लेकर कुछ ज्यादा ही कठोर है। गिरीश की गलती थी जो उसने ऐसा मूर्खतापूर्ण कदम उठाया। अगर वह खुद से जांच करता तो उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। एल्डर विभीषण ने आकर्ष से कहा। इस बारे में तो अजिताभ को भी खबर मिल चुकी होगी। अगर उसे पता चला कि खबर आपके द्वारा फैलाई गई है तो? आकर्ष ने पूछा। तो पता चलने दो। गलती मेरी थोड़ी थी। मुख्य विभाग के न्याय समूह को भी पता है कि खबर मैंने फैलाई है, लेकिन उन्होंने इसको लेकर मुझे परेशान नहीं किया। अगर अजिताभ ने मेरे ऊपर उंगली उठाने की भी कोशिश की तो उसका भी हाल वही होगा जो उसके शिष्य गिरीश का हुआ है। एल्डर विभीषण ने जवाब दिया। जब आकर्ष और एल्डर विभीषण इस बारे में बात कर रहे थे उस समय अजिताभ गुस्से में अपने घर का सामान तोड़ रहा था। उसका सारा गुस्सा आकर्ष पर था। उसके हिसाब से आकर्ष ने जानबूझकर अपने वास्तविक चक्रमूल को छुपाया था ताकि उसका शिष्य गिरीश जाल में फंस जाए। इस समय पर भी वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। आकर्ष, यह तुमने सही नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरे शिष्य को मरना पड़ा। अब देखो मैं तुम्हारे दोस्तों का क्या हाल करता हूं।
अजिताभ ने गुस्से में गरजते हुए अपने आप से कहा और अपने घर से बाहर निकला। अपनी आंखों में कत्ल का भाव लिए वह सीधा सिंह विभाग के लिए रवाना हो गया। अजिताभ काफी लंबे समय से आकर्ष के आत्ममंडल में झांककर उससे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन आकर्ष अपना ज्यादातर समय अपने घर में ही बिता रहा था, जिस कारण अजिताभ को यह मौका नहीं मिला। गुरुकुल में रहते हुए वह आकर्ष के साथियों को तो खत्म नहीं कर सकता था, लेकिन उनके आत्ममंडल में झांककर उनसे सवाल कर सकता था। उस समय पर वह जो भी सवाल पूछने वाला था, आकर्ष के साथी बिल्कुल सही जवाब देने वाले थे। सिंह विभाग में आने के बाद अजिताभ निशांत को ढूंढने में लग गया। उसे आज भी याद था कि जब आकर्ष पहली बार गुरुकुल में आया था तो उस समय उसके साथ उसके दो साथी भी थे, जो बाद में उसके डर से अमर विभाग और सिंह विभाग में शामिल हो गए थे। अजिताभ को अपनी तेज नजरों के साथ निशांत को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए उसने निशांत को बीच रास्ते में ही उठा लिया और दूर एकांत में ले आया। पकड़े जाते ही निशांत को समझ में आ गया कि पक्का अजिताभ ने ही उनका अपहरण किया है। उन्होंने तुरंत आकर्ष की सिखाई तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी चेतना को आत्ममंडल में ही कहीं पर छुपा दिया। अब अगर अजिताभ अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ उसके आत्ममंडल में झांककर उन पर नियंत्रण करने की भी कोशिश करता तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। अजिताभ को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने सीधा ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके निशांत के आत्ममंडल में झांकने की कोशिश की और उससे सवाल करने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? अजिताभ ने पूछा। निशांत ने बिल्कुल ऐसे जवाब दिया जैसे उनके शरीर में जान ही नहीं है और वह पूर्ण रूप से अजिताभ के वश में हो चुके हैं। तुम कौन से विभाग के शिष्य हो? पुष्टि करने के लिए अजिताभ ने एक बार फिर पूछा। सिंह विभाग का शिष्य, निशांत ने जवाब दिया। क्या तुम आकर्ष को जानते हो? अजिताभ ने अब अपना वास्तविक सवाल पूछा। वह मेरा दोस्त है, निशांत ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, चलो उसके बारे में जो कुछ भी पता है वह सब मुझे बताओ, अजिताभ ने खुश होते हुए पूछा। मुझे उसके बारे में उसके नाम के अलावा और कुछ भी नहीं पता, निशांत ने जवाब दिया। क्या? पर तुमने तो अभी कहा कि तुम उसके दोस्त हो। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता? अजिताभ ने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। आकर्ष से मेरी पहली मुलाकात अग्नि गुरुकुल में आने से एक दिन पहले हुई थी। उसने मुझे एक दूसरे योद्धा के हाथों मरने से बचाया था। इसी कारण हमारी दोस्ती हो गई। उस समय मैंने उसके नाम के अलावा उससे और कुछ भी नहीं पूछा। जब हम अग्नि गुरुकुल में आए तब मैंने उसकी पहचान के बारे में एक बार सवाल किया, लेकिन उसने बताने से मना कर दिया। उसके बाद मुकाबला शुरू हो गया और लड़ाई के कारण हम तीनों को अलग अलग विभागों में जाना पड़ा। हमें कभी मौका नहीं मिला एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाने का। यही कारण है कि मुझे उसके नाम के अलावा उसके बारे में और कुछ भी नहीं पता, निशांत ने जवाब दिया। यह जवाब आकर्ष ने ही उन्हें बताने को कहा था। निशांत ने अपनी पूरी बात इतनी सफाई से कही थी कि अजिताभ को तुरंत ही उसकी बातों पर विश्वास हो गया। होता भी कैसे नहीं? उसने निशांत पर नियंत्रण जो कर रखा था, वह यह मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो सकता था कि इस अवस्था में भी निशांत झूठ बोल सकते हैं। जब निशांत से कोई काम की जानकारी नहीं मिली तो अजिताभ ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और अमर विभाग के लिए रवाना हो गया। उसके हिसाब से अगर निशांत के पास जानकारी नहीं थी तो कम से कम अरविंद के पास तो आकर्ष की जानकारी होनी चाहिए थी। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि अरविंद तो 3 महीने पहले ही गुरुकुल छोड़कर जा चुका है।
इधर अजिताभ के जाने के बाद निशांत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। सोचा नहीं था कि गुरुकुल का एक द्वितीय श्रेणी का एल्डर होने के बावजूद यह इतनी छोटी सी चाल में फंस जाएगा। निशांत ने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा।